जैसे नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड का एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि मैंने कुछ कंपाउंड ले लिए, ये ले लिया पहले N2O, फिर NO, फिर N2O3, फिर N2O4 और N2O5। अब इसमें अगर नाइट्रोजन का मास देखेंगे आप, नाइट्रोजन का मास इसमें कितना है 28, ऑक्सीजन का कितना है 16, इसमें देखेंगे 14, इसमें 16, इसमें देखेंगे 28, 48, इसमें कैलकुलेट करेंगे 28, 64, इसमें कैलकुलेट करेंगे 28 और 80। ऐसे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मैंने मास ले लिए। अब इनमें से एक का मास फिक्स करना है। सपोज मैंने नाइट्रोजन का फिक्स कर लिया 14 ग्राम, मैंने नाइट्रोजन का फिक्स कर लिया यहाँ पे 14 ग्राम मास फिक्स कर लिया। तो अगर नाइट्रोजन का ये 14 होगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा 8 करेगा, ये 14 के साथ 16 ही करेगा, ये 14 के साथ कितना करेगा 24 करेगा, ये 14 के साथ कितना करेगा, ये भी हाफ हो गया, ये भी क्या हो गया हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया और ये भी क्या हो गया हाफ हो गया। तो नाइट्रोजन का तो मैंने फिक्स कर लिया 14 ग्राम। अब ऑक्सीजन के जो मासेज इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, क्या उनका सिंपल रेशियो बन रहा है? देखेंगे यहां कितना ग्राम है 8, यहां कितना 16, 24, 32 और 40। तो देखिए सिंपल रेशियो बना या नहीं बना, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो एक सिंपल रेशियो में ऑक्सीजन के मासेज किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ टू फॉर्म वेरियस कंपाउंड। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है जी। तो जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की लिमिटेशन थी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की भी वैसी लिमिटेशन है। आइए जरा उनको डिस्कस करते हैं वो क्या क्या है। देखिए इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि जैसे मैंने कार्बन के कंपाउंड ले लिए CH4, C2H4, सॉरी C2H6, C3H8, तो इनमें जो कार्बन का और हाइड्रोजन के मास का अगर आप रेशियो करेंगे, सब में फिक्स करेंगे तो वो रेशियो फिक्स नहीं आएगा। ठीक है ना, इसके मतलब रेशियो क्या नहीं आएगा, सिंपल रेशियो नहीं आएगा। हाइड्रोजन के मास का कार्बन के मास के साथ क्या नहीं आएगा, एक सिंपल रेशियो नहीं आएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड इसकी क्या होगी लिमिटेशन। दूसरा नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड, जिनमें स्टोक्योमेट्री सेम नहीं है, जैसे कि मान लिया फ्रैक्शन में है, जैसे Fe093O, जिसमें फ्रैक्शन में स्टोक्योमेट्री दे रखी है। यहाँ पे जो लिखते हैं ना डिजिट्स, जैसे 1 होता है Fe का 1 होता तो ये स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड था। नॉन स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक मींस जिसमें फ्रैक्शन में किसी कंपाउंड के एटम प्रेजेंट हो, किसी एलिमेंट के वहां पे एटम प्रेजेंट हो। ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक। आगे पढ़ेंगे इन कंपाउंड को भी। तो ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक और कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड पे लागू नहीं होता लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो तीनों लॉ की हमने तीनों की लिमिटेशन थी। आप इनके न्यूमेरिकल करके देखेंगे, बड़े आसान, अगर आपको लॉ समझ में आ गए तो न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। अब फोर्थ लॉ करते हैं जिसका नाम क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे आपका कोई भी एक सब्सटेंस है या एक एलिमेंट है ए, आपका एक एलिमेंट है ए, इसके साथ बी एलिमेंट भी रिएक्ट करता है और सी एलिमेंट भी रिएक्ट करता है। ए के साथ बी भी रिएक्ट करता है और ए के साथ भी कौन रिएक्ट करता है, सी। ठीक है। व्हेन द फिक्स्ड मास ऑफ बी एंड सी रिएक्ट्स विद एन अनदर एलिमेंट ए, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, देखिए ए ने बी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ए बी बनेगा और ये क्या बनेगा, ए सी बनेगा। और बी सी के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी सी बनेगा। तो ये लॉ क्या कहता है, जितना मास इसका इसके साथ रिएक्ट किया, जितना मास इसका इसके साथ रिएक्ट किया, उनका रेशियो लीजिए इनके मास का। यहाँ पे सपोज इसका रेशियो आ गया 1 और इसके मास का रेशियो क्या आ गया 2, यानी कि ए के साथ बी 1 रेशियो में रिएक्ट कर रहा था और सी कितने रेशियो में रिएक्ट कर रहा था, 2 में। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनका रेशियो निकालेंगे। सपोज यहाँ पे रिएक्ट करके ये भी कितने में आया, 1:2 में। या तो ये इसके बराबर ही रेशियो आएगा या इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल आएगा। आई बात समझ में। तो वो कैसे कंबाइन करेंगे सी एलिमेंट के साथ कि इनके मास का रेशियो ए के साथ जो आएगा, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे
उस रेशियो का या तो ये बराबर होगा या ये इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं मैं, देखिएगा। जैसे कि मैंने एक कंपाउंड लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले ली और यहाँ पे मैंने कार्बन ले ली और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ले ली। हाइड्रोजन का मास सपोज मैंने 4 ग्राम ले लिया और कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा CH4, क्योंकि कार्बन का 4 मास 12 मास कार्बन का और 4 मास हाइड्रोजन का, तभी तो ये बनेगा। और ऑक्सीजन का और इसका मिलके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब दोनों में रेशियो निकालिए इनका। कार्बन का मास कितना था 12 और हाइड्रोजन का कितना था 4, तो रेशियो कितना निकल गया 1:3। किसका, हाइड्रोजन का और कार्बन का। अब इसमें निकालिए हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1 और ये रेशियो क्या हो गया 8, यानी कि हाइड्रोजन का फिक्स मास हुआ कि नहीं हुआ, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो मैं इसको 1 हटा के यहाँ पे क्या कर दूं 4 हटा के 1 ग्राम कर दूं और इसको कितना कर दूं 3 ग्राम कर दूं और इसको कितना कर दूं 8 ग्राम कर दूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब ये बना CH4 बना और H2O बना तो इनका रेशियो क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 थी और यहाँ पे कार्बन कितनी थी 3 थी। तो इनके मास का रेशियो इनमें कितना था 3:8 था जब हाइड्रोजन के साथ दोनों कंबाइन हो रही थी। जब अपने आप कंबाइन होगी देखिए क्या बनाएंगे ये CO2। अब इसमें रेशियो निकालिए कितना आएगा, इसका 12 इसका 32, कितना आया 3:8 आया। ये भी 3:8 और ये भी 3:8। जब इन दोनों का आपस में कंबाइन करके जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ये जो रेशियो है इन रेशियो के या तो बराबर आ जाए, इनका कुछ ना कुछ मल्टीपल आ जाए, तब कहेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव हो गया। और ये किसने दिया था, रिचटर ने दिया था। कुछ एक कंपाउंड पे लागू होता है, कुछ एक एग्जांपल है, लेकिन CBSE ने इसको बाहर निकाल रखा है सिलेबस से। ठीक है जी, अब लास्ट लॉ की बात करते हैं जो है हमारे पास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या कॉम्बिनेशन ऑफ गैस से भी सीधा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए गैस कैसे कंबाइन करती है, गैस कैसे कंबाइन करेंगे इसमें कि गैसियस जब भी कंबाइन करेंगे, जैसे मेरे पास गैस है A फिर B है और इन्होंने मिलके एक बना दिया AB। तो ये लॉ कहता है जब गैस कंबाइन करेंगी वो तब ऐसा करेंगी कि वो वॉल्यूम में कंबाइन करेंगे, इसका भी वॉल्यूम कंबाइन करेगा और इसका भी वॉल्यूम क्या करेगा कंबाइन करेगा और इसका भी क्या बनेगा वॉल्यूम बनेगा और इनका आपस में जो होगा वो एक सिंपल रेशियो बनेगा। ठीक है ना, इनका आपस में क्या बनेगा सिंपल रेशियो बनेगा आपस में। जैसे कि देखिए H2 प्लस Cl2 क्या बन गया 2HCl। तो ये भी वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है। देखिए स्टोइकियोमेट्री देखिए, इसके आगे 1, इसके आगे भी देखिए 1, इसका भी क्या है 1 वॉल्यूम। आगे देखना क्या है सबके, इसके आगे कितना है 2, तो इसका कितना वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। तो इन दोनों के 1 वॉल्यूम मिलके इसका 2 वॉल्यूम बनाएंगे, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रहनी चाहिए, शुड बी सेम। और मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, मैटर का इंटरेक्शन एनर्जी के साथ, खुद के साथ, और मैटर के ऊपर डिफरेंट कंडीशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, और वो इफेक्ट देखिए टेम्परेचर प्रेशर से ही पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रहनी चाहिए थ्रू आउट द रिएक्शन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये वॉल्यूम में ही कंबाइन करेंगे, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम और इसका क्या बनेगा 2 वॉल्यूम। तो रेशियो देखिए क्या आएगा 1:1। तो ये कुछ लॉ है जिनके बेस पे कहा जाता है कि एटम ऐसे ऐसे एटम एलिमेंट ऐसे ऐसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ। जब जब आगे चलेंगे हम रिएक्टिविटी और सबकी आगे आगे हम बात करते रहेंगे, जब जब आगे चलेंगे और रिएक्टिविटी की रिएक्शन की और बातें करते रहेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक लॉ खत्म हुए। एक इंपॉर्टेंट पोर्शन अब यहां से स्टार्ट होने वाला है, जनरेट होने वाला है, जो हमारे IIT के पर्सपेक्टिव से भी, CBSE के पर्सपेक्टिव से भी और NIT के पर्सपेक्टिव से या NDA के पर्सपेक्टिव से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो साइंस से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए उसको बड़े अच्छे से समझिएगा, पहले पढ़ के आइएगा, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। NCERT की एक लाइन अभी यहां से पढ़नी स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, थैंक यू।